360 में पाकिस्तान में बदनवानी के बारे में अवाम के तासुरात में बेहतरी न आने की वजह क्या है? करप्शन हमारे मुल्क का एक सवेर इशू है। पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता 48 सालों में महंगाई की बुलंद तरीन शरह का सामना और नई दिल्ली के फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने वाले बेघर अफराद के लिए हुकूमत क्या कर रही है? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं एरम अब्बासी। दुनिया भर में बदनवानी के रुझानात पर नज़र रखने वाले इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया भर में पुरतशद्दुद वाक़यात और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से आलमी बदनवानी से निमटने के मामले में कम पेशरफ़्त देखने में आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल के शुरू में गुज़िश्ता साल के लिए एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है, जिसमें दुनिया भर के ममालिक में पाई जाने वाली करप्शन पर शहरियों के तासुरात को शामिल किया जाता है। इस ताज़ा रिपोर्ट में मुसलसल छठे साल जनूबी सूडान, शाम और सोमालिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। इस इंडेक्स में मुल्कों के 0 से 100 तक के स्केल पर दर्जा बंदी की जाती है। 0 सबसे ज़्यादा बदनवान और 100 सबसे शफाफ तस्वुर होता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की रेटिंग 67 से 69 हुई है, जो कि मामूली बेहतरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अमेरिका की रेटिंग को परेशान कुन कहा है, ख़ासतौर पर इसलिए कि मौजूदा इंतज़ामिया जमहूरियत और जमहूरी इक़दार को गैर मामूली अहमियत देती आई है। अगरचे 3 यूरोपीय ममालिक डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे सबसे कम बदनवान मुल्क हैं, बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक को तारीख़ी तौर पर कम तरीन रेटिंग मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक इथोपिया और अंगोला समेत 7 अफ्रीकी ममालिक ने बदनवानी को कम करने में नुमाया कामयाबी हासिल की है। यूक्रेन पर रूस के हमले को करप्शन के आलमी अमन के लिए ख़तरा होने की एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बदनवानी को रोकने के लिए हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो मुख्तलिफ इदारों और हुक्मरानों के इख्तियारात पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखें। It is much easier for corruption to occur. जब जवाबदेही और तवाज़ुन के ये निज़ाम कमज़ोर होते हैं तो बदनवानी करना ज़्यादा आसान होता है। यही वजह है कि इस साल और माजी में भी हमारी अहम सिफारिशात में से एक ये रही है कि अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया की ताकतों के इख्तियारात के बीच वाज़े तक़सीम कायम करने पर तवज्जो दें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान में बदनवानी के मसले को सामने रखते हुए 100 में से 27 नंबर दिया गया है। 2012 के बाद ये पाकिस्तान की बदतरीन रेटिंग है। बदनवानी से निमटने के नाक़िस निज़ाम की वजह मुल्क में जारी सियासी बदअमनी को करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन ख़त्म करने का नारा लगाकर इक़्तिदार में आए थे, लेकिन कोई खातिर ख़्वाह काम इस सिलसिले में ना हो सका और मौजूदा हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो बदनवानी के ख़िलाफ़ कोशिशों को तेज़ करे। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारी साथी गेती आरा अनीस हमारे साथ मौजूद हैं। गेती, आम शहरियों को कोई उम्मीद भी है कि पाकिस्तान में बदनवानी से निपटा जा सकता है? गेती आरा अनीस इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। जी इरम, ये जो आपने अभी जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनके लिए थोड़ी हेल्पफुल होंगी। वो ये कि ये एक तो 180 कंट्रीज़ में का ये एक सर्वे होता है और ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि लोग उसको परसीव कर रहे हैं। इसीलिए कैसे परसीव करते हैं, इसे करप्शन का जो है एक परसेप्शन इंडेक्स कहलाता है ये। तो उसमें 140वां नंबर है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रद्दोबदल हमें जो है 155 ममालिक की जो है पोजीशन में नज़र नहीं आता, इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है। और पाकिस्तान जो है उसमें ये है कि अगर आप 0 स्कोर करते हैं और 0 से 100 के दरमियान में आपको स्कोर करना होता है कहीं पे, उनको जो भी उनकी गिवन जो उनकी रेटिंग है उसमें, और पाकिस्तान उसमें 27 स्कोर कर पाया। अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो उसमें इसने 28 जो है वो स्कोर किया था 100 में से। और इस तरह से इसकी जो पोजीशन अगर आप देखें तो पिछले साल में और इस साल 22 में और 21 के दरमियान में बहुत ज़्यादा
فرق نہیں ہمیں نظر آتا. اور زیادہ تر ممالک کے بارے میں ٹرانسپیرنسی نے جو یہ رپورٹ دی اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر ممالک پچھلی ایک دہائی میں بہت زیادہ بہتری اس پہ کچھ شو نہیں کر سکے. پاکستان میں جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ میں کس حد تک ہے, ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی اور ہم نے لوگوں سے یہ پوچھا اسلام آباد میں کہ وہ کس طرح پرسیو کرتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ کرپشن کتنا بڑا ایشو ہے اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خود بھی کبھی اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو آئیے آپ بھی اب دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں اس میں, تاکہ ہم دکھا سکیں لوگوں کو کہ لوگ یہاں پہ کیا کہتے ہیں. کرپشن ہمارے ملک کا ایک سویر ایشو ہے اور یہ اداروں میں اس حد تک رچ بس چکا ہے کہ اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس کو صرف سیاسی نعرے بازی کی حد تک استعمال کرتی ہیں. اس کے تدارک کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اب تک کیے نہیں گئے. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے وہ تو شروع سے ہی چل رہی ہے, اس ملک میں بھی ہے اور ملکوں میں بھی ہے, تو بڑی نہیں ہے. بہرحال اس ٹائم حالات تھوڑے سے وہ ہے اس طرح کے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جاتے ہیں یا تو ہمیں کوئی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے مطلب کہ رشوت بھی لگتی ہے, سورسز چاہیے ہوتے ہیں ان کو, اس طرح ہمارے مطلب کہ جو ایزی کام ہوتا ہے اس کو بھی کافی مشکلات سے ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. کہ پبلک کو تو بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے نا, کرپشن تو اوپر لیول پہ ہے, وہ اسٹاک پہ پیسوں کا اسٹاک پہ اسٹاک کر رہے ہیں, کسی کو خداخوفی نہیں ہے کہ بھائی ملک کے لیے مطلب کچھ سوچیں. گیتی ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھی گیتی آرا انیس اور لوگوں کی رائے آپ تک پہنچا رہی تھی. بہت بہت شکریہ گیتی. غیر سرکاری ادارے اکاؤنٹیبلٹی لیب کے پاکستان کے لیے پروگرام ڈائریکٹر فیاض یاسین کہتے ہیں کہ کئی برسوں سے بدعنوانی سے متعلق پاکستان کی ریٹنگ میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی ہے. کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہر سال ریلیز ہوتا ہے. یوزلی ایک پرسیپشن ہوتی ہے سٹیزنس کی, ان کو کیا لگتا ہے کرپشن ملک کے اندر کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت زیادہ سائنٹیفک نہیں ہے, پرسیپشن بیسڈ ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کا اوور آل ٹرینڈز دیکھیں, ہسٹری دیکھیں, تو ہسٹری کے اندر یہ ہے کہ پہلے جب پرسیپشن انڈیکس کو 1 سے 10 پوائنٹ تک میئر کیا جاتا تھا, پاکستان کا ایوریج سکور 3 کے اراؤنڈ ہوتا تھا, 3.2, 2.8, 2.7, 3.4. مائنر چینجز ہوتی تھی, تھوڑا اوپر چلا جاتا تھا, تھوڑا نیچے چلا جاتا تھا, ڈپینڈنگ آن کہ جو کرنٹ گورنمنٹ اس وقت کی ہوتی تھی اس کے ریلیشنز, اس کا ٹرسٹ لیول کیا تھا سٹیزنس کے اندر. اگر ٹرسٹ لیول زیادہ تھا پرسیپشن امپروو ہو جاتی تھی, اگر ٹرسٹ لیول ڈاؤن تھا تو پرسیپشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. کرنٹلی بھی گلوبل ایوریج کے حساب سے آل دو جو ٹوٹل 10 اسکور تھے اس کو 100 کر دیا گیا ہے, ہماری ایوریج ابھی بھی وہیں پہ کھڑی ہے. 2.7 از ایگزیکٹلی دا اسکور مور اور لیس جو ہم نے پچھلے 20-22 سالوں سے اس کے اوپر مینٹین کیا ہے. ہاویور جو اس انڈیکس کے اندر آپ کے ہماری جو رینکنگ لو ہوئی ہے 140 پہ ہم آ گئے ہیں, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے جن کنٹریز کے ساتھ ہمیں کمپیئر کیا جا رہا ہے, 180 کے قریب ٹوٹل کنٹریز ہوتے ہیں, 179 ادر کنٹریز, مینی آف دیم دے ہیو امپرووڈ دیئر اسکورس, تو جب نیچے سے لوگ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو اوپر میں سے بہت سارے لوگ گریجولی نیچے پش ڈاؤن کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایز ریگارڈز دی آبجیکٹیو اسکور آف پاکستان ہم تقریباً وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم پچھلے 20-25 سال پہ کھڑے ہوئے تھے. کسی بھی گورنمنٹ کے اندر جب ون آفٹر دی ادر میگا کرپشن اسکینڈلز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پرسیپشن بہت نیچے چلی جاتی ہے, یا بہت سارے لوگ جو کرمنلز ہوتے ہیں دے اسٹارٹ گیٹنگ اوے ود دا کرائم جو انہوں نے کمٹ کیا ہوتا ہے, ان کو پنشمنٹ نہیں ملتی, کوئی ایسا میکنزم نہیں ہوتا جو ان کو سارٹ آؤٹ کر سکے, اس کی وجہ سے بھی پرسیپشن انڈیکس جو ہے وہ لو جاتا ہے. ہاویور جب اس کا اپوزٹ ہوتا ہے, فار سسٹینڈ پیریڈ آف ٹائم کوئی میگا کرپشن اسکینڈل نہیں آتا, یا جو مائنر کرپشن اسکینڈلز آتے ہیں ان کے اوپر جو ہے گورنمنٹ بڑا سخت سٹینس لیتی ہے, گورنمنٹ لوگوں کو پنش کیا جاتا ہے یا ان کو ایک فارمل جسٹس جو سسٹم ہے اس کے اندر سے گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو کلین چٹ دی جاتی ہے یا ان کو پنش کیا جاتا ہے. دے ہیلپ اے لاٹ. لوگوں کی جو اپنا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا, دے آلسو کنٹریبیوٹ اے لاٹ. گورنمنٹ کی اپنی اپروچ کیا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سٹیزنز آر دا پرائمری اسٹیک ہولڈر آف دا ڈیموکریسی آف دا سسٹم. اگر وہ ایک براڈر اپروچ بڑی ایکسیپٹنس والی ہوتی ہے تو پرسیپشن امپروو ہونے لگ جاتی ہے. اگر وہ ایک سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنے والی اپروچ ہوتی ہے, سیکریسی والی اپروچ ہوتی ہے, پرسیپشن اسٹارٹس ڈیٹیریوریٹنگ. ایک گورنمنٹ جو ہے if they begin opening up their systems, advise their officers to be more cooperative with the citizens, avoid mega corruption scandals, اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو پاکستان کا جو کرپشن پرسیپشن ہے it can improve a lot. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا, تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا.
बच कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए मापी जाने वाली सालाना अफरात ज़र इस साल जनवरी में 27.55% हो गई है, जो गुज़िश्ता 48 सालों में महंगाई की बुलंद तरीन शरह है। पाकिस्तान के एक बड़े बैंक हबीब बैंक लिमिटेड ने कहा है कि महंगाई की ये शरह मई 1975 के बाद से अब तक की सबसे बुलंद तरीन शरह है। शदीद माशी बहरान के शिकार पाकिस्तान में इस वक्त अशिया खुर्दनोश और ईंधन की कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुल्क को अरबों का बैरूनी कर्ज अदा करना होगा, लेकिन इसके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर इतने कम हैं कि वो बमुश्किल चंद हफ्तों की दरामदाद का मुतहम्मिल हो सकता है। जब हुकूमत बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी इमदाद के लिए तातुल का शिकार मुज़ाकरात को बहाल करने की कोशिश कर रही है, वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में जायज़ा लिया गया है कि किस तरह इस्लाहात में ताख़ीर ने पाकिस्तान को माशी तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है। लाहौर में गुलाम रसूल की समोसे की दुकान 12 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान की कफालत करती है। इन्होंने पिछले साल के दौरान कई बार कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई उनके मुनाफे को खा जाती है। कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं खर्चे अब नहीं पूरे हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। पहले इजीली हो रहा था, घर का खर्चा भी इधर का भी। मसाला जात से लेकर खाने पकाने का तेल और ईंधन तक जो गुलाम रसूल जैसे ज़्यादातर पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, सभी दरामद किए जाते हैं। इफरात ज़र की शरह 24% से ऊपर चले जाने और एक साल में रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर निस्फ के करीब कम होने के बाइस सार्फिन पर इसके गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तो रोज़ाना अब जब भी कोई सामान लेने जाते हैं तो रोज़ाना नई प्राइसेस होती हैं। अगर हम मीट ले रहे थे तो उसको अगर हम 15 डेज़ में वंस टाइम यूज़ कर रहे थे तो उसको कट ऑफ करके हमें वंस अ मंथ यूज़ करना पड़ रहा है। पाकिस्तान एक गहरे मुआशी बहरान में फंसा हुआ है क्योंकि इसके कर्जे बढ़ रहे हैं और आमदन कम हो रही है। हालांकि इस साल में पाकिस्तान के 23 अरब डॉलर्स के कर्ज की अदायगियों को मौखर कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत को दिवालिया होने से बचने के लिए जून में माली साल के इख्तिताम तक 3 अरब डॉलर्स लाजमी अदा करने होंगे। ताहम मुल्क के मरकजी बैंक के आदाद व शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डॉलर्स के ज़खायर इस वक्त 4 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा हैं। पाकिस्तान हमेशा से कर्जों के रवायती जाल में फंसा रहा है। हम कर्जे वापस करने के लिए कर्ज लेते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब हम इन कर्जों को किसी किस्म के तरक्याती मंसूबों की सरमायाकारी में नहीं लगा रहे और हम इस रकम से हुकूमत चला रहे हैं। कराची की मसरूफ बंदरगाह पर खाम माल और मशीनरी के कंटेनर्स का ढेर लगा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में बैंक कारोबारी इदारों को क्रेडिट जारी करने में ताख़ीर से काम ले रहे हैं ताकि तेज़ी से कम होते हुए गैर मुल्की ज़खायर को बचाया जा सके। पाकिस्तान के सबसे बड़े बरामद कुनंदगान में से एक टेक्सटाइल की सनत हज़ारों अफराद को नौकरियों से फारिग कर चुकी है। मांग कम हो गई है। इसके अलावा सप्लाई चेन के मसाइल का सामना रहा है, जिसकी वजह से पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर की सहमाही में हमारी बरामदात में तकरीबन 18 से 20% तक कमी आई है। हमारे पास खाम माल की किल्लत है, हमारे पास कपास की किल्लत है। पाकिस्तान दिवालिया होने से बचने के लिए IMF की तरफ देख रहा है, लेकिन 2019 में तय पाने वाले 6 अरब डॉलर्स के कर्जे के रुके हुए प्रोग्राम की बहाली के लिए मालियाती इदारा सख्त इस्लाहात का मुतालबा कर रहा है, जैसे टैक्स की वसूली में इजाफा और तवानाई के लिए दी जाने वाली रियायत को खत्म करना। ये ऐसे इकदामात हैं जिनके वादे पिछली हुकूमतों ने किए हैं, लेकिन वोट खोने के खौफ से अमल दरामद नहीं कर पाए। गौहर एजाज कहते हैं कि IMF की मदद जरूरी हो सकती है, लेकिन ये हल नहीं। No country can survive on debts. कोई मुल्क कर्जों पर चल नहीं सकता। किसी मुल्क को भी कर्जों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को बरामदात में इस्तेहकाम और बरामदी सलाहियत को बढ़ाने पर काम करना होगा। इधर गुलाम रसूल को तशवीश है कि मुआशी इस्लाहात की सबसे भारी कीमत गरीब लोगों को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन वो गरीब वाम भी पड़ेगा, बाकी इनका क्या, ये तो लेंगे, इस्तेमाल करेंगे और बैठ जाएंगे। फंड्स हासिल करने के लिए IMF की शराइत को पूरा करने से दूसरों की तरफ से मदद का रास्ता खुल सकता है। चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक ने अपनी इमदाद रोकी हुई है ताकि पाकिस्तान को अपने लेन देन के तरीक़ाकार को तब्दील करने पर मजबूर किया जाए। सारा ज़मान की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। खबरों के पीछे नहीं भागते,
हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, जिद्रा डार, गीती आरानी, मुर्तजा जहरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। चीन जनूबी बुहरा चीन पर वसीतर मलकियत के दावेदार है, जिसकी वजह से इसके मुतादिद जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक से इख्तलाफात हैं। इनमें से कुछ मुल्कों के अपने अपने इलाकाई तनाज़ात भी हैं, जिन्हें हल करना उनके लिए माशी तौर पर तो फ़ायदा मंद हो सकता है, लेकिन बीजिंग के साथ तसादुम की राह हमवार कर सकता है। जनवरी के अवाइल में इंडोनेशिया के पानियों के करीब, जिन पर चीन मलकियत का दावा करता है, इंडोनेशिया की जानिब से मुतादिद जंगी जहाज़ों की तैनाती ने इलाके में तनाव पैदा किया, जो बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के ख़त्म हो गया। चीन जज़ायर नाटूना के इर्द गिर्द के इलाके को अपने समंदरी इलाके का हिस्सा समझता है, जबकि इंडोनेशिया इसे समंदरी कानून से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की शराइत के तहत अपने ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन का हिस्सा समझता है। Apabila kita cermati ketentuan hukum internasional secara hati-hati, बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इंडोनेशिया के खित्ते में कोई इलाकाई तनाज़ात नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि अवामी जमहूरिया चीन इस बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता है। इंडोनेशियन ओशन जस्टिस इनिशिएटिव नामी एक तंजीम ने रॉयटर्स को बताया कि 30 दिसंबर को नाटूना के करीब टूना ब्लॉक गैस फील्ड और वियतनाम की चिमसाओ ऑयल एंड गैस फील्ड के करीब एक चीनी बहरी जहाज़ का पता चला था। मुतनाज़े पानियों के करीब ये सरगर्मी इंडोनेशिया और वियतनाम के दरमियान उनके ख़ुसूसी इक़्तिसादी इलाकों की हदूद पर रजामंदी और $3 अरब से ज़ायद मालियत के कुदरती गैस के मुआहदे के तय पाने के कुछ अरसे बाद हुई है। ये काफ़ी मुनाफा बख्श हो सकता है, लेकिन चीन यकीनन इस पर नाराज़ होगा। चीन ने 1 साल कबल इस ब्लॉक में तेल की तलाश के लिए ड्रिलिंग रोकने की कोशिश की थी। मुझे यकीन है कि चीन दोबारा ड्रिलिंग रोकने की कोशिश करेगा, और इंडोनेशिया की हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। इंडोनेशिया और वियतनाम के दरमियान ये मुआहदा 1 दिहाई से जायद अरसे की बातचीत का नतीजा है और माहीगीरी के हुकूक पर शदीद झड़पों के बाद हुआ है, जिनमें अक्सर एक दूसरे की कश्तियों को कब्जे में ले लिया जाता था, जैसा कि 2020 का ये वाकया। और बाज़ औक़ात तसादुम की सूरत हाल भी पैदा होती है, जैसे कि 2019 में हुआ था। वियतनाम के साथ इंडोनेशिया का मुआहदा अच्छी पेशरफ्त है। मेरे ख्याल में ये गैर मामूली बात है। आखिरकार ये दोनों ममालिक बहिरा जनूबी चीन में कशीदगी को कम करने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दामात उठा रहे हैं। अब मसला चीनी बहरी जहाज़ों की इन पानियों पर तजावुज़ात का है। इस हकीकत के बावजूद कि बहरा जनूबी चीन में चीन के दावों को हेग में सालसी की मुस्तकिल अदालत ने 2016 में बड़ी हद तक मुस्तरद कर दिया था। जनवरी 2022 में अमरीकी महकमा खारजा ने भी बीजिंग के दावों को गैर कानूनी कहकर मुस्तरद कर दिया था। यूनी सलीम के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से। VOA प्लस पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली की इंतज़ामिया के मुताबिक शहर में सिर्फ 16,000 अफराद बेघर हैं, लेकिन फलाही तंजीमों का दावा है कि ये तादाद 1.5 लाख के करीब है। इनमें दूसरे शहरों से माश की तलाश में आने वाले मजदूर भी हैं और ऐसे भी जिनसे बुरे हालात ने छत छीन ली। ऐसे ही 2 बेघर अफराद से मुलाकात करा रहे हैं ज़ुबैर डार अपनी रिपोर्ट में और बता रहे हैं कि शहरी इंतज़ामिया की जानिब से बेघर अफराद के लिए एक मंसूबे के बारे में। एक अकेली औरत को रहना दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाती है। इधर जो आते जाते लोग हैं,
कोई तो 200 रुपये का इशारा करता है, कोई 500 रुपये का इशारा करता है। मारूफा बेगम अपने 3 कमसिन बच्चों के साथ नई दिल्ली की एक फुटपाथ पर रहती हैं। वो दिल्ली में खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने वाले हजारों बेघर अफराद में से एक है। मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी हुई थी हरियाणा में। जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ था तब ये मेरा 2 महीने पेट में था, तो चाचा चाची ने आने के लिए मना कर दिया। रूम के 3 महीने का किराया नहीं दे पाए, तो मकान मालिक जो था वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट करने लगे, तो हम रूम छोड़ के अभी हम इधर ही रह रहे। मेरी नसीब ने अल्लाह ताला ने ऐसे लिखा है जो मुझे दर दर के ठोकरें खानी पड़ रही है। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं जियोग्राफी ऑनर्स हूँ। मेरे पति ड्रंक करते थे, मुझे मारते थे पीते। जब उनके कुनबा में मेरी तारीफ होने लगी थी, उसने सारे मेरे सर्टिफिकेट जला के रख कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर मारूफा बेगम जैसी कई कहानियां बिखरी हुई हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि शहर में बेघर अफराद की तादाद 16,000 के लगभग है, लेकिन समाजी कारकुनों का दावा है कि ये तादाद 1.5 लाख से भी ज्यादा है। हमारे माता पिता खत्म हो गए, 4 भाई थे, 3 गुजर गए हैं, और हम इसीलिए हम फुटपाथ पर रहने लग गए हैं। हम कबाड़ा सुनते हैं, भीख मांग के खाते हैं, मिला कमाया तो खा लिया, नहीं तो भूखे सो गए। गर्मियां तो जैसे तैसे गुजर जाती है, लेकिन दिल्ली की सर्द रातें बेघर अफराद के लिए जानलेवा साबित होती हैं। हर साल दिल्ली में बेघर अफराद के लिए आर्जी पनाहगाहें या टेंट लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ठंड से दर्जनों अमवात रिपोर्ट होती हैं। इस साल भी दिल्ली हुकूमत ने एक गैर सरकारी तंजीम के साथ मिलकर 218 पनाहगाहें कायम की हैं, जिनमें 17,000 बेघर अफराद रह सकते हैं। दिल्ली सरकार ने यहाँ पे जो होमलेस शेल्टर है या पोटा केबिन है या टेंट है, वो दिल्ली सरकार ने बना के दिया हुआ है, जिसमें इनके रहने का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है। ये सारा इंतज़ाम दिल्ली सरकार कर रही है और हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। SPYM करीब 100 के आसपास होमलेस शेल्टर अभी मैनेज कर रहा है दिल्ली में। अब तो 24/7 शेल्टर्स हैं। इसके साथ अच्छी बात यह है कि जो विंटर में जो टेंट लगता है वो मार्च 31 के आसपास वो हट जाता है, मगर जो पोटा केबिन है परमानेंट शेल्टर से वो 12 महीने रहता है। जब 2015 में ये शेल्टर स्टार्ट हुआ था हमारा, तो यहाँ पे कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था, सारे बच्चे रेड लाइट पे भीख मांगते थे। तो अभी हमारे पास 88 बच्चे हैं, जिसमें से 71 बच्चे स्कूल जाते हैं। दिल्ली हुकूमत अगरचे बेघर अफराद को सर छुपाने की जगह तो फराहम कर रही है, लेकिन मारूफा बेगम जैसे कई लोग अब भी उन पनाहगाहों से बाहर हैं। इधर शेल्टर्स में रहने का मतलब है सारे नशेड़ी गंजेड़ी भरे पड़े हुए रहते। तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब इंसान जुगाड़ करते करते ना जो शेल्टर होती है वो सारे भरे पड़े हुए हैं। पहली बात तो इधर कोई मुस्तकबिल होगा नहीं, ना कोई मदद होगा। हम सिर्फ अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं, जब मुझे एक जॉब दे दीजिए, मैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दूँ। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।